जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5। और इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए एग्जाम लेवल का क्वेश्चन लेकर के आ चुका हूं। अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को जो एक बार ध्यान से देख लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ ही साथ इससे संबंधित टॉपिक को बताने का प्रयास करूँगा। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन के बढ़ते हैं। आप लोग जो है एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। क्या करा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। पहला क्वेश्चन क्या करा, इनाम भूमि किसे दिया जाता था। ऑप्शन ए में करा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, दूसरा में करा पैतृक राजस्व संग्राहक को, या फिर मनसबदार, या फिर कुलीन को। चारों में से कौन सा जो सही है ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। यानी इनाम भूमि वैसी भूमि है जो विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। एक का ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा में क्या करा, देखिए जवाहरलाल नेहरू निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग पहले बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका स्थापना कब हुआ था, 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष बने थे किस अधिवेशन में, यानी किस वर्ष जो है अध्यक्ष बने थे, 1929 में, 1936 में, 1937 में, या फिर इनमें से सभी में। तो आप लोग यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ और 1929 के अधिवेशन में, 1936 का अधिवेशन और 1937 तीनों का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी तीनों के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1929 में कहाँ पर हुआ था अधिवेशन, लाहौर में। कहाँ हुआ, लाहौर में। तो और लाहौर के भी क्या थे अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 में कहाँ हुआ था, लखनऊ में। 1936 में कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में। और 1937 में कहाँ पर हुआ था, तो 1937 में हुआ था फैजपुर में। फैजपुर में हुआ था। और तीनों का जो है अध्यक्षता कौन किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग इससे संबंधित टॉपिक को भी याद करते चलिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन है, यानी किस राज्य में जो है सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन में करा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किया जाता है। और भारत का प्रथम जूट मिल वो भी कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में। और कब हुआ था, 1855 में। 1855 में भारत का पहला जूट मिल स्थापित हुआ, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और जो है जूट को क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर जो है जूट को ही कहा जाता है। तो ये आप लोग भी ध्यान रखिए, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, जूट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए 4 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए क्या करा है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। भारत में वन अनुसंधान हो जाएगा देहरादून में। और आप लोग बताइए वन अनुसंधान यानी वन नीति भारत के राष्ट्रीय वन नीति कब बना था। तो भारत का राष्ट्रीय वन नीति बना था 1952 ईस्वी में। 1952 में जो भारत में राष्ट्रीय वन नीति बनाया गया था। और इसका वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो देहरादून में। 4 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, रूजवेल्ट ने जो है न्यू डील लागू किया था, कहाँ पर, अमेरिका में। यानी रूजवेल्ट कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। 5 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन सी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। यानी संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन भाषा जो है नहीं रखा गया है, मणिपुरी, उड़िया, गुजराती, या फिर राजस्थानी। तो आप लोग पहले बताइए कि संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषा कितना है, तो उसमें टोटल 22 भाषा को रखा गया है, जिसमें से इनमें से कौन भाषा उसमें शामिल नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों जो आपका उसमें सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग यह बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, और इसी संबंध कभी पूछ जाता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है, तो ये आपको पूछ सकता है। तो इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का नाम क्या है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का नाम क्या है, तो उसका नाम है
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसी को हम लोग कहते हैं नाबार्ड। आप लोग इसका नाम सुना होगा। नाबार्ड जो है किसके लिए बनाया था? भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सबसे उच्च स्तर का बैंक है। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कहलाता है। ऑप्शन बी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक, सेकेंड फाउंडर किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम को, बालाजी विश्वनाथ को, बाजीराव प्रथम को, बालाजी बाजीराव को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों को जो राइट आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ जो है मराठा राज्य का सेकेंड फाउंडर माना जाता है। और कब से कब तक थे, मतलब कि बालाजी विश्वनाथ जो है कब से कब तक थे? तो ये भी पूछ सकता है 1713 से लेकर के 1720 तक। 1720 तक मराठा के फाउंडर बने हुए थे। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? अकबर हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, और सिकंदर और आदिल शाह। तो आप लोग पहले देखिए अकबर और हेमू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानीपत का ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था कब? तो पानीपत का द्वितीय लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच? अकबर तथा हेमू के बीच। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। बरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। यानी किस संगठन को जो है बरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन का जन्म दिया? 10 का आंसर राइट क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति। ए नंबर ऑप्शन 10 का जो है सही आंसर हो जाएगा। अनुशीलन समिति जो है बरिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों से संगठन बना था। ठीक है, तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है बरिंदर कुमार घोष के, इनका जो बहुत बार पूछा जाता है, भवानी मंदिर ये पुस्तक है, जिनका लेखक कौन है? बरिंदर कुमार घोष। तो भवानी मंदिर जो है इस पुस्तक का लेखक कौन हो जाएंगे? बरिंदर कुमार घोष। 11 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ राज्य की राजभाषा घोषित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना के तहत जो है हिंदी को संघ राज्य की राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है 343। अनुच्छेद जो है 343 में कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी, और हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी। हिंदी की लिपि देवनागरी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? 343 में राजभाषा तथा हिंदी की लिपि देवनागरी है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप करके पद मुक्त हो सकता है? यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? त्यागपत्र किसको दे? राष्ट्रपति, संसदीय मामले के मंत्री, या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा के उपाध्यक्ष। इनमें से किसे जो है त्यागपत्र दे सकता है? कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी जो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे करके अपने पद से हट सकते हैं। तो 12 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना था? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना है? तो 42%। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर डी। और 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 2 जनवरी 2013 को। 2 जनवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। और किसके अध्यक्षता में? तो वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में जो है 14वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर देख, इसको भी 42% साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 2013 को। और किसके अध्यक्षता में? वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की, भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी
इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? भारत के किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रवाह का सबसे उच्चतम स्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। गीत गोविंद, यहाँ पर गोविंद छूट गया। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव, कल्हण, कालिदास या फिर राजा राव? तो गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक है जयदेव। ऑप्शन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्या करा है? भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जियो। यह कथन किसने कहा है? टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह या फिर शिवाजी? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। यानी इनका कथन है कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन ही जियो। और आप लोग बताइए टीपू सुल्तान ये कहाँ के शासक थे? तो ये थे मैसूर के शासक। कहाँ के? मैसूर के। और मैसूर कहाँ पड़ा था? कर्नाटक में। और टीपू सुल्तान जो है कब शासक बने थे? तो 1782 ईस्वी में बने थे, हैदर अली की मृत्यु के बाद। 1782 में जो है टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे 1782 में, हैदर अली की मृत्यु के बाद। और उन्होंने ही कहा था कि भेड़ की तरह पूरी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक ही दिन जियो। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर। 17 नंबर प्रश्न देखिए। गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? किस काल में? तो गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण काल में। बी नंबर ऑप्शन 17 का सबसे सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग बताइए गंधार मूर्ति कला ये संबंधित किसे था? तो यह संबंधित था बुद्ध से। किससे संबंधित था? बुद्ध से। तो ये भी पूछ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंबोडिया के किस शासक ने वह प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनाया था? अंकोर वाट का मंदिर जो है किसने बनवाया था? कंबोडिया में स्थित है। और वो किस भगवान का मंदिर है? तो वो थे विष्णु भगवान का मंदिर। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है किस भगवान के? विष्णु भगवान के। और बनाया था कौन? सूर्यवर्मा द्वितीय। कौन बनाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय। 18 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये नंबर करा उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पूछेगा तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो जाएगा? बिहार। 20 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है इसका। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 1951 से लेकर के 56 तक। और इसके योजना का आधार क्या था? तो हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।